तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो मेंस का सिलेबस है, पॉलिटी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे हिस्ट्री का, राइट। आर्ट एंड कल्चर के लिए अलग से बनाऊंगा, स्टार्टिंग में कर रहा हूं हिस्ट्री से। और देखिए, जब तक हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो आपका सफल होना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब्राहम लिंकन की एक बात मेरे को हमेशा याद आती है कि अब्राहम लिंकन कहते हैं कि अगर आप मुझे 10 दिन देंगे किसी कार्य को करने के लिए तो पहले के 6 दिन में सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाऊंगा और बाकी 4 दिन एग्जीक्यूट करूंगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, राइट। तो देखिए, ये आपके सामने जो स्लाइड आपको दिख रही है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी हिस्ट्री का पोर्शन है, एक सेकेंड, ये जो हिस्ट्री का हमारा पोर्शन है, यहां पर हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जरूर देखना है। और स्टार्टिंग जो मैं करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं नेगेटिव से। क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, व्हाट नॉट टू स्टडी। अब आप कहेंगे सर, जब भी मैंने मीन्स सिखाया है आपको और हमेशा सिखाया है कि आपने पॉजिटिव से शुरू करना है, क्योंकि उससे वो पता चलता है आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, तो सर यहाँ नेगेटिव से क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ये नेगेटिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्योंकि जब आपको ये पता होता है क्या नहीं पढ़ना है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि खिचड़ी बन जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, पहले हमें वो पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टडी स्मार्ट करनी है, हार्ड नहीं करनी है, राइट। तो देखिए, यहां पर हमें क्या नहीं पढ़ना है, पहले मैंने वो बताना है आपको कि आप जब भी पढ़ेंगे तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए, राइट, और एंड में हमारे जो फ्रांस वाले हैं वो आए। इस तरह से हम पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पर आपको पता है पहला जो एक शिप से, केप ऑफ गुड होप से जो पहला व्यक्ति पहुंचा था, वास्को ड गामा था। इस तरह की बात है, कैसे कैसे इन्होंने फैक्ट्रीज खोली। तो ये हमने नहीं पढ़ना है, ये आपके एचसीएस सिलेबस में नहीं है। अगर आप एचसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अब ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। जैसे कि आपको पता है एक्सपेंशन कैसे किया इन्होंने, कुछ पॉलिसीज के द्वारा किया। कुछ इन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसीज इनकी बड़ी हार्ड थी जिसमें इन्होंने वॉर करा, जैसे बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, एंग्लो मैसूर वॉर हो गया, एंग्लो मराठा वॉर हो गया। तो इस तरह से इन्होंने ये वॉर कर करके जो एक्सपेंशन किया, ये भी नहीं पढ़ना है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, ये भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट, अब आप देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857। आपको पता है रिवोल्ट हो जाता है 1857 का। फिर आपको ये भी पता है जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक वाइसरॉय बना दिया जाता है, राइट। अब देखिए, यहां पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर 1857 थे, क्या क्या थे आपके, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833, 1853, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपने, ये बात याद रखेंगे। तो हम यहां से क्या सीखे, 1853 चार्टर तक हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, वो हमें पढ़ना है। और जो आपका सिपाही म्यूटिनी हुई थी, जो पहला एक बड़े स्तर पे जो एक क्रांति आई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हमने पढ़ना है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। फिलहाल ये याद रखेंगे, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। और देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको दिख रहा होगा। यहां पर आप देख रहे होंगे एक बोर्जियोसिस जो क्लास है, जो एक पूंजीवाद कहीं ना कहीं शुरू हो गया था भारत में, वो भी हमें नहीं पढ़ना है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो देखिए, ये जितना भी मैंने बताया आपको, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपने। नेक्स्ट हम देखेंगे अब है कि हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइए फटाफट इसका एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है कि क्या कॉज था। कुछ इसके कारण ऐसे थे जो लंबे समय से चलते हुए आ रहे थे, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने एक आग में घी का काम किया, राइट।
मंगल पांडे वाला जो विवाद था, इस तरह के, राइट। तो ये चीज हमने पढ़नी है। फिर हमने देखना है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस पोस्ट ऑफ 1857। जैसे कि आपको पता है कि क्या क्या हुआ था। 1858 एक्ट पास हुआ था, जिसमें पहला वाइसरॉय बनाया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको एक वाइसरॉय बना दिया गया। और पहला वाइसरॉय कौन है आप सभी जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। वैसे ही आपने जितने भी काउंसिल एक्ट हैं 1861, 3 काउंसिल एक्ट थे, 1861, 1892 और 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा गया है, और मिंटो को तो फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा गया है, राइट। तो ये आपने पढ़ना है। और 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट से ही आपका पोर्टफोलियो आया है, राइट। पोर्टफोलियो को एक रिकॉग्निशन मिला है। और एक आपको आया है आपका ये ऑर्डिनेंस, जिसे अध्यादेश आप कहते हैं, जो वर्तमान में भी आपको मिलता है अनुच्छेद 123 और 213 में, राइट। तो ये हम सब पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, ये सब हमने पढ़ना है, क्योंकि फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रेस होती है तभी विचार इधर से उधर पहुंचे, तभी लोग समझ पाए लोकतंत्र क्या होता है। ये सारा हमने पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। आपको पता है जैसे काफी सोशल रिफॉर्मर थे, हमारे समाज सुधारक थे, राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरह के लोग। इनकी वजह से क्या होता है, किस तरह से ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं कुछ अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि जो भारत के समाज की जो कुप्रथाएं थी उनको दूर किया गया, राइट। तो ये सब पढ़ना हमने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब हिस्ट्री में, खासकर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमने पढ़नी होती हैं, राजा राममोहन रॉय, इस तरह के लोग जिन्होंने एक भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो समाज में जो परिवर्तन ये लाए। देखिए अगर समाज कट्टर होता तो कसम से स्वतंत्रता आना बड़ा मुश्किल होता, पर ये लोग कहीं ना कहीं इन्होंने जो समाज की जो कट्टरता जो कुप्रथाएं थी उनको दूर किया, राइट। अब देखेंगे द मूवमेंट ऑफ वर्किंग क्लास ने भी काम किया। देखिए जब आजादी मिलती है तो अलग अलग वर्ग के लोग एक समाज में होते हैं, कोई वर्किंग, कोई लेबर होता है, कोई राजा होता है, कोई जमींदार होता है, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। तो इस तरह के कुछ वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जो लेबर क्लास है, जो वर्किंग क्लास थी हमारी, उसने भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। जैसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी होने लगी, क्योंकि अंग्रेजों के रिकॉर्ड में तो इसे हम कॉन्स्पिरेसी कहेंगे, राइट, क्योंकि अंग्रेजों का रिकॉर्ड ही हमें गैजेट किसके पास थे, अंग्रेजों के पास थे, इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया कॉन्स्पिरेसी। पर इसको हम कॉन्स्पिरेसी ना लेके ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो दुर्व्यवहार हो रहा था मजदूरों के प्रति, उन्होंने आवाज उठाई, राइट। तो ये बात है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे अब क्या होंगे, रिबेलियंस होंगे। यानी कि मैंने बताया ना हमेशा कि अगर एक दुर्व्यवहार किसी के साथ किया जाता है, उसकी एक सीमा होती है, जब वो सीमा क्रॉस होती है तो हमेशा वो आंदोलन लाती है, वो आक्रोश लाती है, राइट। तो ये सब हम पढ़ेंगे। संथाल, जितने भी पीजेंट थे, जितने भी ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे, किसान थे, छोटे मोटे किसान थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं फिर बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्ली फेज ऑफ आईएनसी। जब आपको पता है एओ ह्यूम जो थे, जो एक डिजाइनर थे, जिन्होंने लॉर्ड डफरिन को कहा कि भैया आईएनसी बनने दीजिए, राइट। फिर आईएनसी बन जाती है 1885 पे। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कहीं ना कहीं जो एक मांग है, जो पहले इनफॉर्मल वे में चल रही थी, वो एक अच्छी तरह फॉर्मल वे में आने लगी, औपचारिक रूप से आने लगी, राइट। आईएनसी के अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है 1929 वाला जो दिसंबर में हुआ था, जिसमें 1930 के जनवरी माह में झंडा फहराया गया था 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर। इसीलिए हमने जो अपना गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को मनाया, हालांकि संविधान 2 महीने पहले बन चुका था, पर उसी जो 26 जनवरी 1930 की घटना थी उसको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए हमने अपना जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया, राइट। हालांकि संविधान बन चुका था 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को। तो ये बातें हैं। फिर नेशनल मूवमेंट 1905, आप जानते हैं 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। तो ये भी हमने पढ़ना है, सारा का सारा स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट जो पार्ट सेकंड है, जैसे इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पारित होने लगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में जो भारतीय थे, जिनको ये नॉन ऑफिशियल कहते थे, उनको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व मिला। गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वर्चस्व बढ़ने लगा। कहीं ना कहीं जो बजट आते थे वहां पर पहली बार जो भारतीय थे उनको बोलने की अनुमति मिली 1892 द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे बजट में। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मिला 1909, जिसे आप मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए इस तरह का डेटा आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी बहुत बेहतर होती है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ 1861, मैं बता चुका हूं ये, क्योंकि 1891 ये सारे के सारे जो है वो हमने पढ़ने होते हैं।
जो रिवोल्यूशन हुए 1861 से बुनियाद है इसकी, क्योंकि बुनियाद से क्या है मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ से अध्यादेश जो था उसकी शक्ति मिल गई। और अध्यादेश क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक कानून होता है, आपको पता ही है, और वो कानून कहीं ना कहीं एक तानाशाह को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, वो कानून द्वारा कुछ भी बना देगा, राइट। तो यहीं से शुरुआत होती है। तो अर्ली फेज ऑफ रिवोल्यूशन हम देखेंगे। नेक्स्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट थर्ड हम देखेंगे, जो 1930 से 1947, और इसमें आपको पता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ज्यादातर जैसे पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के मध्य, हस्ताक्षर हुए थे उसमें, वर्ष आपने मुझे बताना है, वो जेल भी बतानी है जहां पर बी आर अम्बेडकर गांधी जी से मिलने गए थे। तो देखिए इस तरह का डेटा आपके माइंड में होना चाहिए, ये भी हमने सारा पढ़ना है। और कहीं ना कहीं इसी फेज थर्ड वाला जो है, ये फेज थर्ड वाला, यहीं से हमें आजादी मिलती है। आपको पता है आजादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है, राइट। देखिए क्लेमेंट एटली साहब जो थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय आजादी के दौरान, मतलब वो फरवरी माह में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम भारत को एकदम छोड़ देंगे। तो ऐसा क्या हुआ था कि क्लेमेंट एटली मजबूर हो गए थे भारत को जल्दी से आजादी देने के लिए? तो इसका भी उत्तर आपको मिलेगा सारा, राइट। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाएंगे इसकी, क्योंकि स्टोरी जो होती है हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको डेटा समझ में आता है। अब हम देखेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो ये भी आपका एक टॉपिक है, क्योंकि 1857 से आपको पता है कि हमने पढ़ना है वाइसरॉय को। गवर्नर जनरल जो इंडिया था, आपको पता है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहला था वो 1773 से बना। फिर 1833 से वही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो विलियम बेंटिक था। वही आपको पता है जो 1858 वाला एक्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो बन गया है वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे, राइट। ये भी याद रखनी। तो 1858 के बाद जो वाइसरॉय हैं जितने भी आए, माउंटबेटन, इस तरह के जो एंड में माउंटबेटन थे आपको पता ही है, इस तरह के जितने भी थे वो हमने पढ़ने हैं, राइट। तो उसको भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी 1929 को, और इसीलिए ये दिसंबर माह का था, लाहौर में हुआ था। एक महीने बाद यानी कि जनवरी 1930 को रावी नदी के बगल में एक झंडा फहराया गया और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई, जो मैंने लिंक किया आपके गणतंत्र दिवस से, राइट। इसीलिए आपका जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, क्योंकि जो 26 जनवरी था उसको क्या देना था, श्रद्धांजलि, कॉमेमोरेट करना था। पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी, इसीलिए संविधान बन गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर भी 2 महीने बाद इसको हमने इंप्लीमेंट किया, राइट। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि संविधान केवल 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था? नहीं, संविधान के कुछ भाग जो थे, जैसे पार्ट 2 जो नागरिकता की बात करता था, पार्ट 60, इस तरह के कुछ अनुच्छेद और भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, राइट। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कमिटीज एंड कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जैसे रिचर्ड स्टार्ची कमीशन, इसने क्या किया था, कुछ इस तरह के कमीशन जो बहुत कम पॉपुलर होते हैं, राइट। जैसे ली कमीशन हर कोई जानता है, राइट। परंतु इस तरह के आजकल देखे जा रहे हैं कि इस तरह के कमीशन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मेरिट का जमाना है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ये सारे के सारे कमीशन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो एक ब्रीफ किया है मैंने आपको, क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो मैम है, जो एक एचसीएस के द्वारा एसडीएम बनी थी, फिर आज एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी हैं। तो आपने देखा होगा, देखिए जब कोई एसडीएमएस नियुक्त होता है, सिलेक्ट होता है, तो उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो पढ़ सके। तो उस समय आप देखते होंगे कि कैसे कोई एसडीएम होते हुए भी आईपीएस निकाल देता है, यूपीएससी निकाल देता है। वो सब रीजन होता है टेस्ट सीरीज का। उन्होंने केवल यहाँ टेस्ट सीरीज लगाई और आज यूपीएससी के द्वारा वो एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी हैं। तो देखिए टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपके मेंस में 4 पेपर होने वाले हैं, ऑप्शनल को मैं हटा रहा हूं। हिंदी, इंग्लिश और जीएस। हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और जीएस के 15, यानी कि टोटल 35 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, केवल मात्र 6,999, मात्र 6,999। मोस्टली बहुत से लोगों ने तैयारी कर ली होती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, उनको पता चलता है कि वो मेरिट में कहां स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो कुछ फ्रेशर्स होते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो नोट्स बना सकें और एक गाइडेंस होनी चाहिए होती है, तो उनके लिए ये पैकेज बहुत बढ़िया है। ये भी केवल 6,999 है। इसमें टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगे आपको एक प्रीमियम लेक्चर्स जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो बना रही है, वो आप तक पहुंचाए जाते हैं, और इसमें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे कि आपको जो समय है वो स्टडी मटेरियल बनाने में आप समय ना गवाए, राइट, क्योंकि इतना समय नहीं है। नेक्स्ट है ये पर्सनली आई रिकमेंड दिस, ये है बंडल। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी 3 के 3, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और प्रीमियम लेक्चर्स भी मिलेंगे। ये आपको केवल मिलेगा 9,999। आई रिपीट, ओनली 9,999। अब इसमें आप देखेंगे केवल इसमें आपको एक ऑफर दिया गया अर्ली 90 का। इसमें क्या है कि आपने केवल 10% पे करना है, यानी कि 9,999 का अगर
अबाउट जो इसका 10% होगा वो 999 रुपये होगा। तो आपने पे इतना करना है अभी फिलहाल, आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब क्या है, ये बेसिकली उनको टारगेट करता है जिनको लगता है कि उनका मेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनके मार्क्स इस तरह के आए हैं, यानी कि वो एक बॉर्डर में है। अब क्या करें, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस हिसाब से पिटीशन फाइल हो रही है, तो हो सकता है कि रिजल्ट आने में टाइम लग जाए, तो क्या करें, समय गवाएं नहीं। आपने 999 देके ये बंडल वाला जो हमारा पैकेज है उसको लॉग इन कर लेना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और इफ इन केस आपका मेंस में हो जाता है तो आपने बाकी जो 9000 रुपीज है वो आपने हमें तब पे करना है। तो आई गेस दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, जो कहीं ना कहीं एक मझधार में है, राइट। तो ये देखिए जो महक स्वामी है, जिनका आपने स्टार्टिंग देखा होगा, उनका एक हमारे लिए कमेंट आया है। जो हमारे जितने भी प्रयास होते हैं, ऐसे कमेंट मिलते हैं तो हमें वो मोरल बूस्ट मिलता है, इसलिए हम आपको ये इसे दिखाते हैं जिससे कि आपको जो ट्रस्ट है वो हम जनरेट कर पाए, राइट। क्योंकि सारा जो एक गेम होता है वो ट्रस्ट का ही होता है, राइट। और ये देखिए ये है मोहित राठी जी की कॉपी है, जिसमें आप देख रहे होंगे गोयला क्लासेस द्वारा चेक किया गया है। इनको 72 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए, यानी कि मोटा मोटा 70% इन्हें मिला है। और देखिए 70% मिलके भी ये कहाँ सेलेक्ट हो गए हैं, AETO में, राइट। तो इस तरह की यहाँ चेकिंग होती है, जिसमें काफी हार्श चेकिंग होती है, एक एक शब्दों का ध्यान दिया जाता है, एक एक अल्फाबेट का ध्यान दिया जाता है, जिससे कि आपकी मीन्स राइटिंग मजबूत हो, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।